हम लोग जो शेखर जोशी की कहानी पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा कि मदन से परिचय प्राप्त करके और जगदीश बाबू भी अपने आप को सहजता के उस वातावरण में महसूस कर रहे हैं और उसके साथ ही मदन भी जो है उनसे एक आत्मीयता का संबंध स्थापित करते हुए अपने बड़े भाई के रूप में उनसे बराबर बातचीत करता रहता है। जब कभी जगदीश बाबू इसके यहाँ पहुँचते तो वह बड़ी आतुरता के साथ, बड़ी घनिष्ठता के साथ उसका आदर सत्कार करता और सारी चीज़ें उसको उपलब्ध करवाने की कोशिश करता। तो ऐसे ही मदन को जो है ऐसे लगता कि जैसे उसने अपनी माँ से या अपनी किसी बड़े से मिलने का एहसास उसको वो हो जाता और उसके पश्चात जब कभी वह उसकी खातिरदारी के लिए वह इधर उधर घूमता रहता। कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। क्यों? क्योंकि इस अजनबी वातावरण में उसको अपना एक व्यक्ति मिल जाने से उसकी जो है आपसी कुछ बातें उसके साथ सहजता के साथ उसे महसूस होने लगी और अब उन्हें चौक, कैफ़े नहीं, सारा शहर ही अपने पन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लग गया था। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरे टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो रात दिन? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? अर्थात क्योंकि उसको पता था कि ये दाजू शब्द उसके यहाँ क्षेत्र में जो है बड़े भाई को बोला जाता है, तो वह उसकी साथ संबंध स्थापित या उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की हैसियत, प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझे ही सब कुछ समझ गया था। जिसने इस कच्ची उम्र में ही दुनिया को समझने की हिम्मत कर ली हो, वह क्या एक क्षुब्ध शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकेगा? यद्यपि वह छोटा था, परंतु फिर भी वह इस अर्थ का जानता था। परंतु उसने ये शब्द कैसे बुलाया? क्योंकि बार बार वह उस क्षेत्र का जान पड़ रहा था, तो उसने अपनी निकटता क्यों रखी? मदन बाबू को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सिर दे कोठरी में सिसकियां भर रोता रहा। घर गांव से दूर, ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इस कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे उसे किसी ने उसे ईजा अपनी माँ से माँ की गोदी से, बाबा की बाहों से, दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। अर्थात उस संबंध को उसने गहरी चोट लगी। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अर्थात कवि यही यहाँ समझाना चाह रहा है कि उसने भावात्मक लगाव यहाँ स्थापित किया था, परंतु जब उसने उस वास्तविक चीज़ को समझ लिया और रो लेने के बाद, अपने मन को समझा लेने के बाद व्यक्ति जो निश्चय करता है वह विवेकपूर्ण होता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा कि जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह न मुस्कान थी, न ही उसने क्या लाऊं दोजू कहा।
स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हों। अर्थात दोनों के बीच जो भावुकता थी, जो संबंध था, आज वो ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि खुद जगदीश बाबू ने ही इस भावुकता को आगे बढ़ाया था और खुद जगदीश बाबू ने ही इस भावुकता को यहाँ ख़त्म कर दिया था। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखों चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे वह अभी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बाई कहते हैं शाम। मुझे संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर भी वह अधिक सुंदर हो गया था। अर्थात उसने अपनी वास्तविक पहचान नहीं बताई। लड़के साहब मुझे बाई कहते हैं। अर्थात कुछ लोगों को इस कहानी में यहाँ भावुकता से भरी हुई कहानी लग सकती है, परंतु वास्तव में ये बात सही है कि यहाँ लेखक ने उस भावुकता के साथ उस गहरे वर्गभेद, जो लोग भावुकता में पहले तो अपने आप को उन लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि हाँ हम भी ऐसे ही हैं, ये मेरे देश का आया हुआ है, परंतु जैसे ही सब लोगों के साथ वह अपना संबंध उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था मदन, तो उसको लगा कि ये तो एक आम बॉय है, मैं एक रेपुटेटेड अर्थात सम्मानीय व्यक्ति हूँ। तो यहाँ ये जो वर्गभेद है ये क्या कर देता है, उन दोनों को बार बार फिर उसको अपनी इज्जत, अपने ओहदे का ख्याल आ जाने पर जब हम उसको अपने साथ नहीं बिठा पाते हैं, अपने साथ नहीं रख पाए, तो ऐसी भावुकता किस काम की। ये तो कोरा दिखावा है जिस पर लेखक ने आक्षेप किया है और समझाने की कोशिश करी है कि ऐसे हम किसी को बिल्कुल नहीं कर सकते उसके साथ, कि पहले तो जब हमें उस वातावरण में अकेलापन लगे तो हम उसके साथ संबंध स्थापित करते हुए चले जाएं, और बाद में फिर लोगों के बीच जब वहाँ का समय आपके अनुकूल हो जाने लगे और आप सहजता का भाव महसूस करने लगो, तब जो है उस परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश करता है, जो कि बाद में देखने की ये कोशिश करते हैं कि इसलिए सारांश रूप में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में लेखक ने एक नीचे तदबे और एक ऊंचे तदबे के बीच जब व्यक्ति अपने अनुकूल उस माहौल को नया पाता है तो हम नीचे वाले लोगों से अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, परंतु जैसे जैसे उस शहर, वो जगह हमारे लिए परिचित होती चली जाती है तो उसके बाद हम उस व्यक्ति से उतना गहरा संबंध नहीं रखना चाहते जितना कि रख पाएँ, या वो व्यक्ति अपना जो हमको दिखाता है। और वह बेचारा मदन यहाँ पर जो है किसी का सहारा नहीं होने पर उसको ऐसे लगा कि जैसे मुझे मेरे बड़े भाई मिल गए हों। ये स्वाभाविक है, मानव नेचर है, मानव प्रकृति है। इसलिए ऐसा नीचे वाला तदबे वाला ऊपर वाला जब व्यक्ति अपने आप आगे हाथ बढ़ाता है, तब बेचारा जो काम करने वाला नौकर है वो अपने आप को उस अनुकूल ढालने की कोशिश कर लेता है और वह उस संबंध को गहराई से, उस संबंध को वास्तविक रूप में निभाना चाहता है। परंतु क्या वह व्यक्ति जो कि जगदीश बाबू के रूप में है,
उस संबंध को गहराई से निभाता नहीं, तब उसको अपनी प्रेस्टीज, अपने सम्मान का ख्याल आता है, अपनी हैसियत का ख्याल आ जाता है। इसलिए वह उससे अब संबंध सबके सामने बार बार दाजू कहने पर, क्योंकि पहाड़ी जीवन का जैसे ही कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आया तो उनसे पूछ भी सकता है कि ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, कैसे जानते हो इनको, क्या परिचय है इनसे। तो अपनी उस हैसियत, अपने उस संबंध को छुपाने के लिए, उससे संबंध दूर करने के लिए वह व्यक्ति, जो कि वास्तव में मानव मन की विकृति है और वह अपना और उस काम करने वाले लड़के में एक बराबर का पद नहीं है, इसलिए यहाँ ये क्या है, वर्ग भेद ही है। लेखक ने इसीलिए कई लोगों ने, आलोचकों ने जब इस कहानी में देखा, इसको पढ़ा, तो लोगों ने कहा कि इसमें भावुकता नहीं, इसमें वर्ग भेद है। और ये जो है अमूमन हमारे समाज में ऐसा होता है। इसलिए ये कहानी बहुत ही सार्थक और उपयुक्त है, क्योंकि समय के दौर में जो है हम जाने अनजाने में ये काम कर जाते हैं, ऐसा हम कर जाते हैं, जिसके कारण कि किसी की भावनाओं को कितनी ठेस, कितना आघात लग सकता है, इसका अंदाज़ा शायद हमें नहीं होता है। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो हमें किसी से अपना परिचय, इतना लगाव उसी हिसाब से निभाना चाहिए जितना कि हम निभा सकते हैं, उसके साथ चला सकते हैं। इसलिए लेखक हमारे ऊपर ये छोड़ता है और हमको अपने में झांकने की और अपने अंदर देखने की कोशिश भी करवाते हैं कि आप किस हद तक किसी के साथ अपनापन और किसी के साथ सम्मान का जीवन जी सकते हैं। इसलिए ये कहानी बहुत ही सार्थक और उपयुक्त है बेटा। इस कहानी को हमने पूरा कर लिया है। अब आप इसमें अपना जो है क्वेश्चन, इसके विशेषण, व्याख्या के लिए देख सकती हैं। ठीक है।